Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PSC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss a one-shot revision of chapter Class 12th Electricity. Class 10th, Chapter 12th Electricity. My dear students, आज जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक लग गए हैं और स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न में होंगे कि कैसे जो है इस एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए और हमारा जो है एक गुड स्कोर जो है हमारी डीएमसी पे रिफ्लेक्ट हो, स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक वन शॉट रिवीजन कंसेप्ट लेके आया हूँ एंड दैट कंसेप्ट आई प्रॉमिस कि आपको आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये जो वन शॉट रिवीजन कंसेप्ट है ये क्लास 10th का है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद रखना आप मेरी इस वीडियो में समझ पाएंगे। जो चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता था, जिसको समझने में वो कहीं घंटों खराब कर देते थे लेकिन फिर भी चैप्टर समझ नहीं आता था, आज उस चैप्टर को मैं इस एक वन शॉट वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिसका वीडियो आपको बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा और ताकि आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप देख पाएंगे कि जो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का है वो कितने ही सिंपल वर्ड्स के अंदर सर ने यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन करके हमें समझा दिया। तो आज की इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से नियर अबाउट 10 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो वन शॉट रिवीजन कंसेप्ट आज मैं लेके चल रहा हूं ताकि बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, जिसमें हमारी सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट मींस, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, मींस बिजली। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल से आई। किसी भी वायर में जो करंट है माय डियर स्टूडेंट्स वो तब चलेगा जब चार्ज पार्टिकल चलेंगे। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग थ्रू द वायर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट विल कंस्टिट्यूट द करंट। अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट चल रहा है। सपोज दिस इज द वायर, मैं यहां पे एक वायर ले रहा हूं ए बी, दिस इज द वायर। अगर इस वायर में चार्ज पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर in a particular direction is known as the electric current. It is denoted by I. मैं कहता हूं कि Q अमाउंट का चार्ज इस वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इन ए टाइम इंटरवल T, तो इसका मतलब करंट है आपके पास Q बाय T। मैंने क्या कहा? Q अमाउंट का जो करंट है वो इस वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो करंट है आपके पास I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। याद रखना इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज Coulomb. The unit of charge is Coulomb. C-O-U-L-O-M-B. The unit of charge is Coulomb. Next, the unit of time is second.
तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इसी में ही हम बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर करंट के रास्ते में जो डिवाइस रुकावट पैदा करेगी उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोज किसी भी वायर में कोई करंट चल रहा था, अगर आप उसके अंदर करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहते हैं, मींस चार्ज पार्टिकल के रास्ते में अगर रुकावट पैदा करना चाहते हैं तो आप जो है रेजिस्टेंस को लगा दें। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शंस पोसेस्ड बाय द कंडक्टर या मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर देना ही क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ये होता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बुक्स में आपको नजर आएगा, कई बार इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दोनों का फंक्शन सेम ही है, दोनों ही करंट के रास्ते में क्या करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। रेजिस्टेंस भी करंट को बढ़ने से रोकता है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है, मींस चार्ज पार्टिकल के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम भी यही है। तो ये एरो जो है ये मैंने लगाया है, दिस इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, मींस इसमें जो है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, से 2 ओम 3 ओम 4 ओम। लेकिन इसमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज वो दोनों ही आप ही के हाथ में है। आपको रेजिस्टेंस उतारने की जरूरत नहीं है सर्किट में, जस्ट यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज इन योर हैंड। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका नाम रियोस्टैट भी है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और उसने कहा था जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है, उसने अपने नाम पे दिया था। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओम, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। मैं कहता हूं रेजिस्टेंस 2 ओम है तो दिस इज, रेजिस्टेंस 3 ओम है दिस इज, रेजिस्टेंस 4 ओम है दिस इज। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, मींस जब भी आप, जैसे कि मैं बात करूं आपके घरों में जब आप पानी की सप्लाई देते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, पाइपों का जाल नहीं बिछाते आप अपने घरों में, तभी तो उन पाइपों के थ्रू होते हुए आपकी टंकी तक पानी चढ़ता है। तो वो क्या है, वो उसने क्या किया हुआ है, पाइपों का जो जाल बिछाया हुआ है, एक सर्किट बिछाया हुआ है। इसी तरह जब भी आप करंट की सप्लाई चाहते हैं तो आपको इस तरीके से एक वायर्स का जाल बिछाना होगा, उसको हम सर्किट कहेंगे। अगर वो जैसे मान लेते हैं नीचे आपके ग्राउंड फ्लोर पे पानी की मोटर लगी हुई है और टॉप फ्लोर पे आपके पानी की टंकी है, आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पानी उस टंकी में चला जाए, तो आपको पाइपों का जाल बिछाना होगा, दिस इज कॉल्ड सर्किट। लेकिन अगर वो पाइप कहीं से लीक हो जाए तो क्या टंकी में पानी जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं गया उस टंकी में पानी, क्योंकि लीकेज हो गई। इसका मतलब जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक करंट की सप्लाई नहीं हो सकती। तो व्हाट इज सर्किट, एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ। आपको एक पाथ बनाना है वायर्स के थ्रू, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड क्लोज होना चाहिए। तो एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बताया मैंने, एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक circuit. A continuous and closed path through which the electric current flow is called the
इलेक्ट्रिक सर्किट means a continuous or closed path through which the electric current flow is called the electric circuit. उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, मैंने आपको क्या बताया था? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है. तो चले अब मैं एक सर्किट डिजाइन करने जा रहा हूं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि सर्किट है क्या. अब सर्किट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो वायर चाहिए. तो चले अभी मैं यहां पे आपके सामने सर्किट ड्रॉ करूंगा. अभी मैं आपके सामने एक सर्किट यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं और हम देखेंगे कि वो सर्किट बनता कैसे है और उसके लिए हमें क्या क्या जो है अरेंजमेंट करना होगा. तो सबसे पहले आपको एक वायरिंग की जरूरत पड़ेगी. सेकंड, एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और डिवाइस की जरूरत पड़ेगी. तो मैं यहां पे सर्किट डिजाइन करने जा रहा हूं. क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आपको क्या करना है? एक वायर लेनी है. दिस इज द वायर. ठीक है. देन यहां पे आप क्या करेंगे? सपोज मैं एक बैटरी लगा देता हूं. देन उसके बाद आपने यहां पे एमीटर लगा देना है. दिस इज एमीटर. दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब. दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द की. तो ये जो बैटरी है ये क्या करेगी? इस बल्ब को ग्लो करवाएगी. अब बल्ब ग्लो कब होगा? जब सर्किट में करंट चलेगा. करंट को चलने के लिए हमें एक सर्किट बनाना होगा. तो व्हाट इज द सर्किट? एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ. तो मैंने ये पूरा एक क्लोज पाथ लिया. एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ. क्या ये क्लोज है? क्या ये कंटिन्यूस है? बिल्कुल है. तो दिस क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट. जिसमें मैंने क्या क्या लिया? बल्ब लिया. दिस इज द बैटरी जिसकी वोल्टेज है हमारे पास V वोल्ट. इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V वोल्ट. ये मैंने एमीटर लिया. दिस इज द एमीटर जो हमें करंट की रीडिंग को शो करेगा. दिस इज द रेजिस्टेंस हैविंग द यूनिट इससे से मैं कहता हूं कि इसे 2 ओम का है. एंड दिस इज द की. जब की को आप ऑन रखेंगे तो ऑन करने से क्या होगा? इसके अंदर से करंट चलेगा. लेकिन ये करंट कब चला? जब ये सर्किट क्या था? क्लोज था. तो एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. चले अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है? V से. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल. दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल and this is the test charge particle which is to be placed at infinity. मैंने क्या कहा? This is the plus q charge particle and this is the test charge particle which is to be placed at infinity. अब प्लस क्यू की वजह से you know that जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं. हम पढ़ चुके हैं. आप इस प्लस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को, जिसको मैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल कह रहा हूं, जिसको मैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल कह रहा हूं, आप इसे इनफिनिटी से उठा के इस पॉइंट P पे लेके आना चाहते हैं. दोबारा सुने. दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो बाहर की ओर चल रही है. अब आप क्या करेंगे? दिस इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट.
आप इसे इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट P पे लेके आना चाहते हैं, तो क्या प्लस क्यू इस क्यू नोट को आने देगा? नहीं। इट मीन्स यू हैव टू डू सम वर्क टू मूव दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। इसका मतलब अब आपको एक वर्क करना होगा उस चार्ज पार्टिकल को, कौन से चार्ज पार्टिकल को? टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, क्यू नोट को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट पे लाने के लिए। सपोज मैं कहता हूं कि W वर्क मुझे करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नोट को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाने के लिए विदाउट एनी एक्सेलरेशन। सपोज W is the amount of work done to move the test charge particle say Q naught from infinity to that point P without any acceleration. That work is called potential. क्या बताया मैंने आपको? अगर आपके पास प्लस Q चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये बाहर की ओर चल रही है। अब आप इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नोट को जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है उसे यहां से उठा के इस P पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि प्लस Q उस चार्ज पार्टिकल को आने नहीं देगा। सपोज W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल से Q नोट from infinity to that point P without having any acceleration, that is called potential. पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे। पोटेंशियल होगा, मैं कहता हूं W वर्क करना पड़ा किस चार्ज पार्टिकल को उठा के, Q नोट को उठा के इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पे लाने के लिए, तो पोटेंशियल क्या बना? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। दिस इज द पोटेंशियल। अब ध्यान से समझिए, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट थी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। करंट की यूनिट थी, करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। इसी तरह आपकी पोटेंशियल की भी यूनिट है। नो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या है आपके पास? वोल्ट। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। नाउ पोटेंशियल इज वोल्ट, W इज, दैट इज, W को किस में लेंगे? जूल में, बिकॉज इट इज द एनर्जी। नाउ व्हाट इज Q नोट? दैट इज कूलम। तो हम कब कहेंगे, दोबारा सुने, हम कब कहेंगे कि किन्हीं भी, सपोज दिस इज द वायर AB, इफ वी कनेक्टेड दीज टू पॉइंट थ्रू ए बैटरी हैविंग द वोल्टेज इससे 1 वोल्ट, ठीक है, तो आप सभी को पता है इसमें करंट चलेगा। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन है मेरा, डिफाइन 1 वोल्ट। हम कब कहेंगे कि दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज टू बी 1 वोल्ट। हम कब कहेंगे द पोटेंशियल एट द टू एंड्स ऑफ द वायर, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज सेट टू बी 1 वोल्ट। हम कब कहेंगे? If 1 joule work is to be done to move the charge particle, which charge particle? 1 coulomb charge particle from infinity to that point. हम कब कहेंगे कि वायर्स के दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है आपका वो 1 वोल्ट है? When will you say the potential across the two ends of the wire is set to be 1 volt? If 1 joule work is to be done to move the charge particle, 1 coulomb charge particle from infinity to that point P, अगर 1 जूल वर्क हमें करना पड़े किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट था, उसको उस पॉइंट P पे लाने के लिए, तो हम कहेंगे, बट कौन से चार्ज पार्टिकल को? 1 कूलम को, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। अब ध्यान से सुने, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ध्यान से समझे, मैं यहां पे 2 पॉइंट चूज कर रहा हूं, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। मैंने यहां पे क्या किया? 2 पॉइंट आपके सामने चूज किए, जिसमें पहला पॉइंट था आपका P और दूसरा पॉइंट था आपका Q। दोबारा सुने,
मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चूज कर रहा हूं, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। जब आप Q0 को इस P पॉइंट पे लेके आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। सेकंड, अगर आप इस Q0 को इस Q पे लेके आएंगे तो भी आपको एक वर्क करना होगा। लेकिन आप ये बड़े ध्यान से समझें कि कहां पे वर्क ज्यादा करना होगा, कहां पे वर्क हमें कम करना होगा। सिंपल सी बात है कि ये जो Q चार्ज पार्ट, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं सपोज दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। B पॉइंट ध्यान से देखें इस प्लस Q के काफी क्लोज है। जो B पॉइंट है वो इस प्लस Q के क्या है, काफी क्लोज है। अगर ये पॉइंट ज्यादा क्लोज होगा तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा इस Q0 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। अगर ये पॉइंट दूर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। अब जितना कम रिपल्सिव होगा फोर्स होगा उतना ही जल्दी हम उसे अंदर लेके आ पाएंगे चार्ज पार्टिकल को। इसका मतलब उतना ही हमें कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा उतना ही चार्ज पार्टिकल को यहां पे लाने के लिए आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल। मैं कहता हूं कि Q0 को इस A पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा वो WA था, और इसी Q0 को इसी B पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा वो WB था। तो सिंपल सी बात है कि B पॉइंट इसके ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब WB की वैल्यू ग्रेटर देन होगी WA से। तो इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा B पॉइंट पे, मैं कहता हूं पोटेंशियल VB है, A पॉइंट पे मैं कहता हूं पोटेंशियल V है। तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कम होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले लो। द डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस द टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, डेल्टा V से डिनोट करेंगे द डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस द टू पॉइंट्स, मींस VB माइनस VA। What is potential difference? The difference of potential across the two points, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। The difference in potential across the two points। तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VB है, A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VA है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। यूनिट इज अगेन सेम, दैट इज वोल्ट। So this is the article इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो है कुछ एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैं आपको अभी पहचान करनी सिखाऊंगा। So there are the some electrical components। अब उससे मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा कि इनके क्या क्या फंक्शन है और इनका सर्किट में क्या क्या काम होता है। तो कुछ एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो शायद आपने लैब में भी देखे होंगे, जैसे कि एमीटर, जैसे कि वोल्ट मीटर, जैसे कि गैल्वेनोमीटर, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस, जैसे कि आपका रियोस्टेट। तो ये जो है हमारे सामने कुछ एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम उन्हीं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो वो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं मैं अभी आपके सामने बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की पहचान नहीं होगी तो आप जो है वो सर्किट्स नहीं बना पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल में आपको लैब में इतना नहीं लेके जाया जाता, इसीलिए उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो पहला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल, दिस इज कॉल्ड सेल। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड बैटरी। तो पहले आप इसी को समझें कि सेल और बैटरी में क्या फर्क है। दिस इज कॉल्ड सेल, लेकिन अगर ऐसे ऐसे दो या दो से ज्यादा सेल्स आप सीरीज में लगा देते हैं तो ये बैटरी बन जाती है। दोबारा सुने,
दिस इज कॉल्ड सेल एंड दिस इज कॉल्ड बैटरी। तो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? अगर ऐसे ऐसे दो या दो से ज्यादा सेल आप सीरीज में लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी। नाउ व्हाट इज बैटरी? ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। नाउ व्हाट इज बैटरी? ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब दो या दो से ज्यादा सेल हम सीरीज में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड की। इसका दूसरा नाम स्विच भी है। इसका दूसरा नाम स्विच भी है। दिस इज कॉल्ड की। इसका दूसरा नाम क्या है? स्विच। दोबारा सुने। अब स्विच का फंक्शन क्या है? जैसे कि अभी आप अपने कमरों में देख रहे होंगे स्विचेस लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सपोज करते हैं कि आपको फैन नहीं चलाना, आपको सर्दी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? करंट की सप्लाई को रोकेंगे। अब करंट की सप्लाई कैसे रोकें? दीवार तोड़ के अंदर से वायर काट दे क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो क्या पीछे से सप्लाई बंद कर दें? नहीं, फिर तो सारे घर की लाइट चली जाएगी। तो आपने क्या किया, वो जो सर्किट था जिसके थ्रू उस पंखे तक करंट जा रहा था, उस सर्किट को ब्रेक करने का पहला ऑप्शन दीवार तोड़ो वायर काट दो, ये आप नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन पीछे से सप्लाई बंद कर दो, ये आप नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन पंखे की वायर काट दो, ये भी आप नहीं कर सकते। तो क्या करें कि सर्किट अपने आप ही ब्रेक हो जाए? मींस सर्किट का ब्रेक होना और सर्किट का जॉइंट हो जाना, कंटिन्यूस पाथ में जुड़ जाना दोबारा से, वो हमारे ही हाथ में आ जाए। तो हमने स्विच लगा दिया। जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने का मतलब है ये सिंबल है, इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। सपोज दिस इज, ये स्विच है। अब जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इस पे कनेक्ट हो जाएगा, तो वायर जुड़ गई, तो सर्किट क्लोज हो गया। लेकिन जब आप ऑफ करेंगे तो ये ऐसे टूट जाएगा, बीच में एयर गैप आ जाएगा जो कि एक इंसुलेटर का काम करेगा, तो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया, तो करंट नहीं जाएगा। तो स्विच के लगाने का फंक्शन क्या हुआ? हम सर्किट को अपनी मर्जी से ब्रेक भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जोड़ भी सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्विच। जब आप डॉट लगा देंगे तो स्विच ऑन हो गया, मींस की ऑन होगी। लेकिन जब आप इसे हटा देंगे तो स्विच आपका ऑफ हो गया, मींस की आपकी ऑफ हो गई। फिर हम बात करेंगे किसकी? दिस इज कॉल्ड, मान लो सपोज दिस इज द वायर, यहां पे ये पॉइंट अगर कनेक्टेड हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वायर जॉइंट। कि वायर में क्या लग गया? जॉइंट लग गया। ध्यान से देखें, मैंने यहां पे उस ट्यूब से एक वायर ली हुई है, दिस इज कॉल्ड वायर जॉइंट। इसको हम वायर जॉइंट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखिए, दिस इज द वायर ए बी एंड दिस इज द वायर सी डी। इसका मतलब है कि ये जो वायर सी डी है ये इस वायर ए बी के ऊपर से जा रही है, इसको टच नहीं कर रही। इसका मतलब ये है। सेकेंड, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका काम है करंट को रोकना। लेकिन जब आप यहां पे एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या बन जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। मींस आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे एमीटर की। दिस इज कॉल्ड एमीटर। अब एमीटर का काम क्या है? सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना, कि करंट में, सर्किट में कितना करंट चल रहा है, उसको हम किससे मेजर करेंगे? एमीटर से। इसी तरह ये क्या है? दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या काम है? सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना। इसका काम क्या है? सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ओम्स लॉ। नो व्हाट इज ओम्स लॉ? जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट था और उसने ही सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में बताया कि किसी भी सर्किट में वायर के अक्रॉस जो करंट चलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल हमने उसके वायर के दो एंड्स के ऊपर अप्लाई किया है। जैसे कि क्या कहता है हमें ओम्स लॉ? सपोज दिस इज द वायर ए बी।
दिस इज द वायर ए बी। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं एक बैटरी से थ्रू एक की। चले, अब इस बैटरी से क्या होगा, इसमें एक करंट पास होगा, ठीक है, करंट पास होगा। तो ओम्स लॉ हमें कहता है कि इस वायर के अंदर कितना करंट चलेगा। मैं कहता हूं आई अमाउंट का करंट चलेगा। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स। मींस इस वायर में कितना करंट चलेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल हमने इस बैटरी से इसके ऊपर अप्लाई किया है। अगर आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वायर के अंदर करंट ज्यादा चलेगा। अगर आप कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वायर के अंदर करंट कम चलेगा। मींस जॉर्ज साइमन ओम ने इन 1827 हमें इस बारे में बताया कि किसी भी वायर में कितना करंट चलेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। अगर आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वायर में करंट ज्यादा चलेगा। अगर आप कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वायर में करंट कम चलेगा। मींस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across it. Greater is the potential difference applied, greater is the amount of current flowing through it. Lesser is the potential difference applied, lesser is the amount of current flowing through it. Means V is directly proportional to I, provided that the physical conditions such as the temperature, pressure, mechanical strain remain constant. तो V is directly proportional to I. इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R. Now what is R? That is called proportionality constant. इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो आज के बाद एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, V is equal to IR, means R is equal to V over I. तो इस पे एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है आपका, डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम हम कब कहेंगे कि वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है? अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अप्लाई करने से सर्किट में 1 एम्पियर का करंट चलता है तो हम कहेंगे कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। दोबारा सुने, हम कब कहेंगे कि वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है? 1 ओम। अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अप्लाई करने से सर्किट में 1 एम्पियर का करंट चले, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस इट फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ से 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से सर्किट में 1 एम्पियर का करंट चलेगा तो हम कहेंगे कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी वायर का जो रेजिस्टेंस है या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है डिपेंड। तो बड़े ध्यान से सुने कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये हर बार हमें देखने को मिला है। जब भी मैं एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं बच्चे इसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो टॉपिक है हमारा ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रजिस्टर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर हमारे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स
डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? तो पहला, सबसे पहला है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे, ये आप ध्यान रखें। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ द वायर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। सेकंड, जो रेजिस्टेंस है वो इन एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दोबारा सुने, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? क्या लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है? यस, बिल्कुल करता है। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। सेकंड, एरिया के, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या डिपेंड करता है? यस, लेकिन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कितना आएगा? R इज इक्वल टू रो L बाय A। नाउ व्हाट इज रो? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो रो हो गया आपके पास R इंटू ए बाय एल। रो कितना हो गया? R इंटू ए बाय एल। तो यूनिट बनाएंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज लेंथ? दैट इज मीटर। तो रेजिस्टेंस मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट हुई दैट इज ओम मीटर। इसकी यूनिट कितनी हुई? ओम मीटर। तो दोबारा सुने, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? पहला, L के ऊपर। जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ द वायर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। सेकेंड, एरिया की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मीन जितनी मोटी वायर होगी उतना ही कम उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इसको 1 कह देते हैं इक्वेशन, और इसको 2। अब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, मींस R इज इक्वल टू रो L बाय A। नाउ व्हाट इज रो? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रो हो गया R A बाय L। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आई ओम मीटर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं हम, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। अब जब आप रजिस्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे तो आप दो तरीके से करेंगे। पहला सीरीज, फर्स्ट सीरीज, और सेकंड पैरेलल। हम सीरीज में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं और पैरेलल में भी। तो अभी मैं आपको इस आर्टिकल में यह दिखाऊंगा कि जब हम सीरीज में करते हैं तो हमारा नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, और जब हम पैरेलल में करते हैं तो हमारा जो नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। दोबारा सुने, अभी हम करेंगे रजिस्टर्स की ग्रुपिंग और हम ये देखेंगे कि जब हम सीरीज में करते हैं तो हमारा नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, और जब हम पैरेलल में करते हैं तो हमारा नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो कम हो जाता है, या फिर वो सेम रहता है। तो दोनों ही आर्टिकल आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन दोनों की ही ग्रुपिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की।
तो चेक करते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यहां पे 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस इससे R1 ओम, मैं साथ साथ वैल्यू भी लूंगा अभी, ठीक है, से मैं कहता हूं 2 ओम है। दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस इससे R2 ओम, मैं कहता हूं से 3 ओम है। एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस इससे R3 ओम, मैं कहता हूं कि ये 4 ओम का है। दोबारा सुने, मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए आपके सामने। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस था 2 ओम। दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस था 3 ओम। दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस था, मान लेते हैं, 4 ओम। अब हम देखेंगे कि जब ये तीनों रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिए तो हमारा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। तो मैं तीनों को सीरीज में लगा रहा हूं। ये मैंने बैटरी लगा दी, ये मैंने की लगा दी, and this is called एमीटर माइनस प्लस। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से समझ लें, जब भी हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में जो करंट है वो सेम रहेगा और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी। सुने ध्यान से, जब हम सीरीज की बात करेंगे तो जो हमारा करंट है वो सेम रहेगा और जो हमारी वोल्टेज है वो क्या होगी, डिवाइड होगी। इसका मतलब जब यहां से I अमाउंट का करंट आएगा तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से चलेगा वही करंट इस रेजिस्टेंस से चलेगा, वही करंट इस रेजिस्टेंस से चलेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड होगी। अब हमें नहीं पता कि यहां पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहां पे कितनी होगी, यहां पे कितनी होगी। मैं कहता हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई से V1 थी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई से V2 थी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई से V3 थी। मैंने क्या लिए, 3 रेजिस्टेंसेस लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 जिसका रेजिस्टेंस है, मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं साथ साथ, 2 ओम। सेकेंड रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस है 3 ओम। थर्ड रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब जब बैटरी से करंट गया तो करंट क्या गया, सेम गया, लेकिन वोल्टेज क्या हुई, डिवाइड। ये आपको याद रखना है, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज गई मैं कहता हूं V1 थी, इसके क्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। टोटल वोल्टेज कितनी थी, V। तो टोटल वोल्टेज थी V। R1 के अक्रॉस कितनी गई, V1। R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू IR। तो व्हाट इज V1, दैट इज I इंटू R1। व्हाट इज V2, दैट इज I इंटू R2। व्हाट इज V3, दैट इज I इंटू R3। तो V1 क्या है, I इंटू R1। V2 क्या है, I इंटू R2। V3 क्या है, I इंटू R3। अब I को नंबरिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि करंट क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो ये सीरीज की बात चल रही है, तो व्हाट इज सीरीज, दैट इज I इंटू RS, दैट इज I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो I इंटू RS इज इक्वल टू, I कॉमन ले लेंगे, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS कितना है आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब सीरीज के अंदर जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों का क्या होता है, सम होता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तीसरा रेजिस्टेंस 4 ओम का है। अगर आप इन तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इन सबका सम, मींस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो कितना बनेगा, 9 ओम। इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 9 ओम होगा। चलिए पैरेलली हम समझते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम समझेंगे कि अगर हम
रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा। तो मैं फिर दोबारा से 3 रेजिस्टेंसेस ले रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है से R1 दैट इज 2 ओम। दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है हमारे पास R2 दैट इज 3 ओम। एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस जिसको मैं R3 कह रहा हूं दैट इज 4 ओम। तो मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए आपके सामने, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। अब एक चीज समझे, अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल। आपने करंट को फ्लो कराना है। करंट इज लाइक दैट ऑफ वाटर। अगर तो वाटर तीनों में सेम जा रहा है तो वो सीरीज है, अगर वाटर तीनों में डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल है। यहां से पानी गिराए तो पानी तीनों में सेम जाएगा, यहां से वापस आएगा, दिस इज कॉल्ड सीरीज। यहां से पानी गिराए, पानी यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, क्योंकि 3 नालियां हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल। इसी तरह जब आप यहां से करंट चलाएंगे तो करंट तीनों में सेम जाएगा, दिस इज कॉल्ड सीरीज। जब यहां चलाएंगे तो करंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। तो अब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एमीटर एंड दिस इज कॉल्ड की। तो लो कनेक्ट कर दिया हमने। की को ऑन करते हैं, जैसे इसमें ऑन किया था तो आई करंट चला था। अब ध्यान से देखिए सीरीज में क्या था, करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड थी। यहां पे क्या होगा, करंट डिवाइड उल्टा हो जाएगा और वोल्टेज सेम। ये आपको याद रखना है। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हमारा करंट क्या होता है, सेम, और वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो करंट क्या होता है, डिवाइड, वोल्टेज क्या होती है, सेम। मैं कहता हूं आई अमाउंट का करंट यहां से फ्लो हुआ, तो आई में से I1 आपका इसके अक्रॉस चला गया, I2 आपका इसके अक्रॉस चला गया और I3 आपका इसके अक्रॉस चला गया। मैंने क्या कहा कि यहां से I करंट चला, तो I में से I1 किसके अक्रॉस चला गया, R1 के अक्रॉस। I2 किसके अक्रॉस चला गया, R2 के अक्रॉस। I3 किसके अक्रॉस चला गया, R3 के अक्रॉस। यही करंट हमें यहां से वापसी मिलेंगे और ये तीनों यहां ऐड होके फिर दोबारा से I बनाएंगे। तो टोटल करंट कितना था, I, जिसमें से I1 कहां चला गया, R1 के अक्रॉस। I2 कहां चला गया, R2 के अक्रॉस। और I3 कहां चला गया, R3 के अक्रॉस। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब फिर दोबारा से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V क्या होता है, IR। इट मींस I कितना हो गया, V बाय R। तो I1 कितना होगा, V बाय R1। I2 कितना होगा, V बाय R2। I3 कितना होगा, V बाय R3। I1 कितना है, V बाय R1। I2 कितना है, V बाय R2। I3 कितना है, V बाय R3। समझ में आया। अब I1, I2 और I3 की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो व्हाट इज I, दैट इज V ओवर RP, क्योंकि ये पैरेलल की बात हो रही है, दैट इज V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। वोल्टेज को नंबरिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम। तो यहां से आप V कॉमन ले लेंगे, तो एक काम करें यहां से V कॉमन ले। जब V कॉमन लेंगे तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इसका मतलब जब आप सीरीज की बात करते हैं तो रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब आप पैरेलल की बात करते हैं, ऐड तो वो तब भी होते हैं लेकिन तब उनका रेसिप्रोकल ऐड होता है। बड़े ध्यान से समझिए, 2 ओम का था, 3 ओम का था, 4 ओम का था, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 और 3 5 और 4 9 ओम। लेकिन जब यहां करेंगे तो ध्यान से देखें, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4, एलसीएम लेंगे 12, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 13 बाय 12। तो आरपी कितना आ गया, 12 बाय 13। इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग मीन्स लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आई। अब ध्यान से देखें, जब सीरीज में किया था तो वैल्यू 9 ओम आई,
इसका मतलब सीरीज में जब आप करते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 4 ओम उससे भी ज्यादा होता है। लेकिन जब आप पैरेलल की बात करते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होता है। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर मतलब है इस आर्टिकल का, जिसमें हम ये बताते हैं कि सीरीज में जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आपका सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा है, लेकिन पैरेलल में जो आपका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो पैरेलल में सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम है। सो यही इस आर्टिकल की सबसे बड़ी खास बात थी कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में सीरीज में लगाने से ऐड हो जाते हैं, और जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। मींस जो वैल्यू है वो उससे भी छोटी हो जाती है और सीरीज में वैल्यू उससे भी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 3 मार्क्स का ये आर्टिकल आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है आर्टिकल? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, आपको फाइनल में करने में दिक्कत ना आए इसीलिए आज इस आर्टिकल को मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं, और ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। और जब आप इस 1 घंटे के वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल क्या है आपके पास? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक वायर ली, उस वायर के अक्रॉस उसने एक बैटरी ली जिसका पोटेंशियल था V वोल्ट। अब उसने उस वायर में से करंट को फ्लो करवाया। हाँ, जूल्स लॉ जो था एक साइंटिस्ट था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो ये साइंटिस्ट था इसने सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि सपोज दिस इज द वायर AB। अब यहां पे मैं एक बैटरी अप्लाई कर देता हूं और यहां पे मैं एक इस तरीके से की ले लेता हूं, या यूं कह लो कि दिस इज द कंडक्टर, AB इज द कंडक्टर। अब जब इस कंडक्टर में से I अमाउंट के करंट को पास किया गया एक T इंटरवल ऑफ टाइम से, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? मैं कहता हूं R ओम है। दोबारा सुने, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R ओम है। जब इस कंडक्टर से I अमाउंट के करंट को पास किया गया तो जूल्स ने कहा कि ये जो वायर है कुछ टाइम के बाद ये गर्म हो गई। इट विल बिकम हॉट आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो वायर है ये क्या हो गई? गर्म हो गई। तो उसने कहा कि इस वायर के अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? पहला, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फॉलोइंग। इन तीनों पे डिपेंड करती है। जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I स्क्वायर RT। तो इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द वायर is directly proportional to the square of the current flowing through it, resistance through which the current is following and the time for which it is following. अब हीट को किस में लेते हैं हम? जूल में। Now what is the unit of heat? That is joule. अब याद रखें, अगर आप इसे कैलोरी में लेना चाहते हैं तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल या फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4.2 जूल। दोबारा सुने, हीट को जो हम लेते हैं वो किस में लेते हैं?
जूल में, क्योंकि जूल इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। और जब आप सीजीएस की बात करते हो तो आप इसे कैलोरी में लेते हो, तो इसका मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। और अगर आप जूल में लेना चाहते हैं तो जूल तो इसकी एसआई यूनिट है ही। तो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो कि एक बड़ा ही सुंदर आर्टिकल है जो हमें यह बताता है कि किसी भी वायर में जब आप आई करंट पास करोगे एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो वायर जो है वो हॉट हो जाएगी आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बड़ा ही सुंदर आर्टिकल है अगला हमारा, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर है क्या? इलेक्ट्रिक पावर को किससे डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। दोबारा समझे, इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज पावर? ध्यान से सुने, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। मैं इस काम को कर सकता हूं, ये वर्क है, ये एनर्जी है। मैं इस काम को इतने टाइम में कर सकता हूं, दिस इज माई पावर। दोबारा सुने, मैं इस काम को कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन मैं इस काम को इतने टाइम में कर सकता हूं, दिस इज माई पावर। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अब आप सबको पता है कि V कितना होता है, W अपॉन Q। तो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू अपॉन टी। नाउ व्हाट इज Q अपॉन टी, दैट इज I, तो V इंटू आई। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। एक तो रिलेशन आपका ये सेट हो गया। चले सेकंड रिलेशन सेट करते हैं। V कितना होता है, IR। तो यहां पुट करेंगे V की वैल्यू, तो पावर इज I स्क्वेयर R, क्योंकि I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वेयर R। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा, अब I की वैल्यू ले। नाउ व्हाट इज I, दैट इज V बाय R। तो यहां पुट करें तो पावर इज V स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर इंटू R। इट मीन्स पावर इज V स्क्वेयर बाय R। तो ये हमारे पास पावर होगी। तो पावर के 3 फॉर्मूले मैंने अभी आपको दिखाए। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड द थर्ड इज पावर इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर थी। पावर को हम किस में मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। दोबारा सुने, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। पावर को किस में मेजर किया जाता है, वॉट में। वर्क को जूल में, टाइम को सेकंड में। तो हम कब कहेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर 1 वोल्ट है, अगर 1 जूल वर्क वो इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, वो डिवाइस कर रही है 1 सेकंड के अंदर। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय द डिवाइस इन 1 सेकेंड, तो हम कहेंगे कि उसकी पावर कितनी है, 1 वोल्ट है। तो उसकी पावर कितनी है, 1 वोल्ट है। एक बड़ा ही लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं फ्यूज की। तो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूज जो है बेसिकली वो जो है बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है। सपोज करते हैं आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाकर देखें तो वहां पर एक मीटर मिलेगा आपको। उस मीटर के पास आपको एक फ्यूज मिलेगा। मींस फ्यूज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो हमारे जितने भी अंदर कॉस्टली जो वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे डैमेज होने से बचाता है। और इसके अंदर जो वायर होती है वो एक एलॉय की बनाई जाती है, जिसमें 63% टिन और 37% लेड होता है। अगर वो करंट बाहर से सपोज करते हैं ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, करंट ओवरफ्लो हो जाता है, तो जब वो करंट आपके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसे फ्यूज वायर से पास होना होगा। तो जब वो फ्यूज वायर से पास होगा तो क्या होगा, वो वायर जो है मेल्ट हो जाएगी, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, तो करंट जो है आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगा। पुराने टाइम में हम इसे फ्यूज कहते थे, आज के टाइम में इसकी रिप्लेसमेंट एमसी से हो गई है। अब आप देखें आपके घरों के अंदर एमसीज लगे हुए हैं। आप अपने घर के अंदर जाके देखना, बोर्ड में आपको 8-10 एमसी मिलेंगे और हर रूम का हमने अलग अलग एमसी लगाया हुआ है। ऐसा क्यों किया हमने? एमसी इज नथिंग बट इट इज ए फ्यूज।
जैसे ही कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं ओवरलोडिंग ऑफ करंट आने की गुंजाइश होती है, तो फ्यूज जो है वो मतलब पहले मेल्ट हो जाता था। अगर ये चीजें रात को हो रही है तो हमें प्रॉब्लम आती थी, अब कहां से इलेक्ट्रिशियंस को लाएं, सारी रात अंधेरे में निकालनी पड़ेगी। तो हमने इसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, हमने एमसी बना दिए। एमसी उस कमरे का नीचे गिर जाएगा। जब एमसी उस कमरे का नीचे गिरेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस मतलब रूम के अंदर कहीं ना कोई ओवरलोडिंग या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो अब हम क्या करें, रात हो गई, तो पहले अगर आपको फॉल्ट नहीं नजर आ रहा तो आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहां तो लाइट है। तो आप क्या करेंगे, उस जो एमसी है अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, एमसी को ऊपर कर देंगे आप। अगर वो फिर नीचे हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कहीं ना कहीं हो रही है आप इस रूम के अंदर, तो आप उसको पहले फाइंड आउट करें, देन उसके बाद एमसी आपका ऊपर हो जाएगा। लेकिन फ्यूज से क्या होता था, जो पहले बाहर लगाते थे हम, उससे जो था बेसिकली सारे घर की लाइट चली जाती थी, आपको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए अब हमने एमसी लगाने चाहिए। तो फ्यूज इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट योर होम एप्लीकेंसीज, वैल्यूएबल होम एप्लीकेंसीज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो उस फ्यूज वायर से पास होगा, और वो फ्यूज वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, आपके पूरे घर का सर्किट बाहर से ही ब्रेक हो जाएगा। तो करंट जो है आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और आपके जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है वो बच जाएंगे। इसके अंदर जो वायर है वो एलॉय की लगाई जाती है, जिसमें 63% टिन होता है और 37% लेड होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज वीडियो बनाया गया, जो ये वीडियो था, ये था आपके वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 12th। तो वन शॉर्ट एक वीडियो था जो मैंने बनाया आपके इस चैप्टर को कवर करने के लिए, और जल्दी ही इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, ताकि बोर्ड के एग्जाम्स के आने से पहले जो चैप्टर करने में आपको घंटों लग जाते थे, उस चैप्टर को अब आप कुछ ही मिनट्स में कर पाएंगे। तो अगर आप इन वीडियोस को अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप ये चैप्टर जो आपकी मैडम ने शायद 1 महीने में कराया होगा, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ मिनटों के अंदर ही आपको लर्न हो जाएगा। तो इस तरीके मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि और भी इन वीडियोस का आप फायदा उठा सके, और जो पूरा सिलेबस है आप मेरे इस चैनल के थ्रू कुछ घंटों में ही कर पाए। माय चैनल इज पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। बेल आइकन, थंब इंप्रेशन, सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिएगा। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।